हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 10 MCQs करेंगे। ये लेक्चर नंबर 15 है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। फर्स्ट MCQ है हमारा, हाउ विल यू नो द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट। आप अपने बच्चे की, जो क्लास का विद्यार्थी है, उसकी प्रोग्रेस को कैसे चेक करेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास बाय गिविंग एग्जामिनेशन, कि अगर उसका एग्जामिनेशन है वो लो। बाय आस्किंग द स्टूडेंट अबाउट देयर ओन प्रोग्रेस, कि बच्चे से उसी की प्रोग्रेस के बारे में पूछो। अबाउट देयर सी ऑप्शन है बाय सीकिंग द हेल्प ऑफ द अदर टीचर्स, कि बाकी टीचर्स की हेल्प से हम उसकी प्रोग्रेस पता करेंगे। या डी ऑप्शन है बाय मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड, या फिर हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करके उसकी प्रोग्रेस देखेंगे। देखिए, रिकॉर्ड भी सही हो सकता था, लेकिन हम सिर्फ रिकॉर्ड से उसकी प्रोग्रेस नहीं जान सकते। ठीक है, किन किन चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखेंगे, कितनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमें, है ना। हर चीज़ का तो रिकॉर्ड नहीं ना रख सकते, इसीलिए हम उनके क्या लेते हैं, एग्जामिनेशंस लेते हैं, ताकि बच्चे की टाइम टू टाइम हमें प्रोग्रेस पता चलती रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, बाय गिविंग एग्जामिनेशन। ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसमें देखिए, रिकॉर्ड रखना है अगर बच्चों का, तो पूरे सिलेबस का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं, है ना। तो किसी ना किसी तरीके से तो इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा ना उस चीज़ को। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस ही कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा कि उसकी कितनी सिलेबस में प्रोग्रेस हुई है, जितना पढ़ाया गया है उसमें क्या प्रोग्रेस है। नेक्स्ट है सेकेंड MCQ, वाई इज़ अ सिलेबस नीडेड इन स्कूल। सिलेबस कहते हैं क्यों ज़रूरत है इसकी स्कूल्स में। सबसे पहले तो स्कूल वर्किंग रन्स ऑन अ डिसाइडेड पैटर्न, की एक पैटर्न के हिसाब से जो स्कूल की वर्किंग है वो होती है। बिल्कुल सही बात है, सिलेबस बना होगा तो हमें पता है क्या पढ़ाना है। कंट्रोल ओवर टीचिंग इन क्लास इज़ पॉसिबल, कि कंट्रोल करना, कि क्या टीचिंग पे कंट्रोल रखना पॉसिबल रहता है। सी ऑप्शन है टीचर डज एवरीथिंग प्रॉपरली आफ्टर क्लास, कि जो क्लास है उसके लिए टीचर को सब पता है कि प्रॉपरली मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या इस क्लास के इतनी एज तक के बच्चों के लिए क्या पढ़ाना सही रहता है। तो वो एक स्कूल टीचर के सिलेबस से ही उसको पता चलता है ना। क्योंकि अगर आप 9th क्लास का स्टूडेंट है और आप उसको 12th क्लास के जो साइंस है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं सीख पाएगा, है ना। यानी कि उसके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा और क्या सही रहेगा, तो वो सिलेबस से ही पता चलता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव आर पॉसिबल, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफ अबव ही हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ केप्ट इन माइंड मेनली वाइल प्रिपेयरिंग अ सिलेबस। अगर हम एक सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें माइंड में रखने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो माइंड में रखनी चाहिए मेनली। पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स को दिमाग में रखना है। स्टडी मटेरियल, स्टडी मैटर जो है उसको दिमाग में रखना है। टीचिंग मेथड्स को दिमाग में, देखो टीचिंग मेथड जो सिलेबस बन गया है उसको पढ़ाने के काम आएगा। स्टडी मैटर जो है वो किस उद्देश्य के लिए पढ़ाई करवाई जा रही है उसके रिलेटेड स्टडी मैटर को डाला जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनको मोरल साइंसेस की ज़रूरत होती है, मोरल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से हम स्टोरीज़ इंक्लूड करते हैं कि कर भला हो भला। ना कि जब मुझे पता है कि मुझे इसको स्टोरी सुनानी है, स्टोरी समझानी है, तो मैं ज़बरदस्ती उसके लिए उसको सिलेबस में इंक्लूड करूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिलेबस अगर मुझे है कि इन बच्चों को, इस क्लास के बच्चों को वैल्यूज़ सिखानी है, मोरल वैल्यूज़ सिखानी है, तो ऑब्वियसली सिलेबस में मोरल वैल्यूज़ होंगी, तो उसके लिए क्या इंक्लूड किया जाएगा, मोरल स्टोरीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टडी मटेरियल जो है वो सिलेबस पे डिपेंड करता है, ना कि जो सिलेबस है वो स्टडी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सिलेबस बनाया जाता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन स्टूडेंट्स की एज को ध्यान में तो रखा ही जाता है।
लेकिन वो अदर फैक्टर है। सिलेबस जो बना रहे हैं वो तो पता है, ऑब्वियस है कि जिनके लिए बना रहे हैं उनको तो ध्यान में रखना है। पर्पस ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मेन मोटिव है कि इतने एज के बच्चों को क्या सही है पढ़ाना और क्या पढ़ाना चाहिए, उनका पर्पस क्या है एजुकेशन, इन बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य क्या है, उसको उद्देश्य को ध्यान में रख के हमें सिलेबस बनाना पड़ता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। और राइट ऑप्शन भी कौन सा है, ए। तो ए ऑप्शन पर्पसेस ऑफ एजुकेशन ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेबस इज़ फॉर चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रन आर फॉर सिलेबस। ठीक है, कहते हैं कि सिलेबस बच्चों के लिए होता है, बच्चे सिलेबस के लिए नहीं होते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सिलेबस वो आपका राइट है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि सिलेबस इज़ फॉर चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रन इज़ फॉर सिलेबस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अ टीचर गेन्स फ्रॉम सिलेबस, कि एक टीचर जो है वो सिलेबस से क्या सीखती है। टीचिंग बिकम्स ईजी, टीचिंग ईजी हो जाती है, नो डाउट सही है, बात तो सही है। बी ऑप्शन है हमारे पास टीचिंग बिकम इंटरेस्टिंग, टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, टीचिंग टीचर नोज व्हाट ही शुड बी डूइंग इन क्लास इन स्कूल, कि एक टीचर को पता चल जाता है कि उसको क्या करना है स्कूल में, क्लास में क्या करना चाहिए उसको, तो उसका पता चल जाता है। सिलेबस का ये फ़ायदा है, गेन्स मतलब फ़ायदे पूछ रहा है वो। टीचर नोज व्हाट ही हैज़ टू टीच, टीचर को पता है कि उसको क्या पढ़ाना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये पढ़ाने वाला ही है। स्कूल में उसको क्या करना है ये सिलेबस तो एग्जैक्टली वो तो नहीं बताएगा ना, कि उसको क्लास में कैसे पढ़ाना है, हाँ ये ज़रूर सिलेबस बताएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु शुड बी गिवन एग्जामिनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है किसको एग्जामिनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, टीचर को, स्कूल को, बोर्ड को, स्कूल और बोर्ड दोनों को। तो आपको पता चल ही गया होगा एग्जामिनेशन की ड्यूटी, जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, तो स्कूल की भी तो जिम्मेदारी होती है, तो अकेले बोर्ड की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। तो बोर्ड और स्कूल दोनों की ही जिम्मेदारी से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ खास तो क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन शुड स्टूडेंट बी अलाउड टू यूज़ एनी मीन्स टू पास द एग्जामिनेशन, क्या किसी भी तरह का कोई मीन्स, कोई साधन यूज़ कर सकता है स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए? यस, नो हार्म, की कोई बात नहीं, करो आराम से, नो, या फिर समटाइम्स की कभी कभी चीटिंग कर लो, जैसे कोई ना कोई साधन का यूज़ करना है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी शिक्षा ये तो नहीं सिखाएगी कि किसी तरह का सहारा लेके कोई एग्जामिनेशन पास करो। तो नो इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। किसी तरह का भी कोई मीन्स यूज़ नहीं करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन को पास करने का, सिर्फ खुद पढ़ाई करके जाओ और आराम से एग्ज़ामिनेशन क्लियर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कैन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बी जज्ड बाय ओनली एग्ज़ाम, क्या जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम से ही जज की जानी चाहिए? येस, नो, पार्शली ओनली, नॉट एट ऑल। देखो यहाँ पे नो भी आंसर सही है, पार्शली ओनली भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर है पार्शली ओनली। हम नो भी नहीं बोल सकते, क्यों कि उन्होंने पूछा है कैन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बी जज्ड बाय ओनली एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम से ही सिर्फ जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसका पता चलता है। तो अगर हम नो बोल देंगे इसका मतलब नहीं, एग्ज़ाम से बच्चे की प्रोग्रेस का पता नहीं चलता, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो एक पार्ट है ना कि बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने का। तो इसीलिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी एक हिस्सा हैं, तो पार्शली ओनली आएगा, कि एग्ज़ाम्स भी एक हिस्सा है। पार्शली का मतलब पार्शल, पार्टीशन से आप समझते होंगे ना, मतलब थोड़ा, है ना। तो पार्शली यहाँ पे पार्शली ओनली, कि हाँ ये भी एक साधन है बच्चे की प्रोग्रेस को पता करने का। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही था। डी MCQ में देखते हैं, सॉरी 9th MCQ है हमारे पास, इसका डी ऑप्शन नॉट एट ऑल सही नहीं है, ये सी ही इसका आएगा। नो भी गलत है, नॉट एट ऑल भी गलत है, और सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, चलो
ये 9th हमारा एमसीक्यू है, कैजुअल एग्जामिनेशंस आर यूज़फुल बिकॉज जो फाइनल एग्जामिनेशन से पहले कैजुअल एग्जामिनेशंस या यूनिट टेस्ट वगैरह अगर लेने हों तो कहते हैं इन सब चीज़ों का ये क्यों यूज़फुल हैं। सबसे पहले तो ये ऑप्शन है, दे प्रॉपरली इवेल्युएट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, कि ये बच्चों की नॉलेज को प्रॉपरली इवेल्युएट कर लेते हैं। दे कैन बी, देखो सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस हमारा नहीं होना चाहिए। दे कैन बी गिवन व्हेन टीचर इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू टीच। लो, कहते जब टीचर पढ़ाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो बच्चों को कैजुअल एग्जामिनेशन दे दो, ठीक है। जो ऐसे यूनिट टेस्ट वगैरह या फिर ये जो कैजुअल एग्जामिनेशन जैसे टेस्ट वगैरह कुछ इस तरह के लेंथी थोड़े से, तो उनको वो दे दो कैजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, फाइनल नहीं। तो सी ऑप्शन है हमारे पास, द टीचर कैन बी फ्री व्हेन एवर ही लाइक्स, कि टीचर जब चाहे फ्री हो सकता है, तो ये भी बड़े बेकार हमारे पास ऑप्शन है। डी ऑप्शन, दे स्ट्राइक फेयर अमंग द चिल्ड्रन, तो देखो बाकी ऑप्शंस के मुकाबले हमें नॉलेज वाले के साथ ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन ही किसी काम के लायक है नहीं, क्योंकि नॉट वेल प्रिपेयर्ड कि टीचर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो एग्जामिनेशन कैजुअल एग्जामिनेशन दे दो। टीचर कैन बी फ्री हो जाए, नहीं। दे स्ट्राइक कि बच्चों के दिमाग में फेयर बिठाओ, फेयर तो बिठाना ही नहीं है, उल्टा फेयर ख़त्म करना है उनके दिमाग से, टेस्ट से एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो फेयर है उसको ख़त्म करने का, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए, ना कि उनके अंदर पेपर को लेके डर बिठाने की कोशिश की जाए। तो ये तीनों ही ऑप्शन बड़े बेकार हैं, इसीलिए हमें नॉलेज वाले के साथ ही जाना पड़ेगा कि हमें प्रॉपरली नॉलेज इवेल्युएट करनी पड़ती है, किससे? एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, सिस्टम इन्वॉल्व्स, तो अगर ये पता होगा तो सही है, नहीं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप कोशिश करके भी इस पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टेप्स वगैरह कि मैं पहले समझाऊं पूरा थ्योरी इसकी, तो कुछ है नहीं खास इसमें। उन्होंने बोला है सिस्टम इन्वॉल्व्स, तो सिस्टम में स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो एल्गोरिथम होता है कि जिसमें स्टेप्स आएंगे उसके, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स थोड़ी आएंगे, सब सिस्टम नहीं, सिस्टम के आगे सब सिस्टम नहीं, सिस्टम इंटर रिलेटेड पार्ट्स से बनता है, ठीक है। सिस्टम, अगर एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए एक किसी भी सिस्टम की बात कीजिए, अब अगर पॉलिटिकल सिस्टम की ही देख लीजिए, है ना, तो उससे इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बनती है तो उसके आगे पार्लियामेंट वगैरह, ये सब इसके जो सिस्टम आपस में क्या है, ये इंटर रिलेटेड पार्ट से बना है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट है। स्टेप्स इसका आंसर नहीं होगा, सब सिस्टम्स इसका आंसर नहीं है, ऑर्गन्स तो इसका पार्ट नहीं है, सीधे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इससे भी ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज़ लेके आऊँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं अब उनको ज़्यादा फोकस किया जाए और थोड़ा रिवीजन पे भी फोकस किया जाए, ठीक है। इसके बाद मैं इंग्लिश की भी जो इडियम्स वगैरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।